पहले संजय और सलीम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लोग साथ में रहते थे। लेकिन उसके बाद जो है वो लोगों को इतना परिवर्तन हो गया, पता नहीं, अननोन दीवार बन गई लोगों के बीच में। तो जिनके बीच में दीवार हुई वो तो आपस में लड़ते हैं, लेकिन जो दीवार बनाते हैं उन तक कोई पहुंचता नहीं, और वो दो को छोड़ के दूसरे दो ऐसे कर करके आपस में बंटवारा करते चले जा रहे हैं। तो समझना उसको जरूरी है जो बंटवारा करते हैं, बंटने की जरूरत नहीं है देश के लिए। ये एक थॉट आया था, फिर उसको फिल्म में पिक्चराइज किया हमने। सर, आपने इसमें मुस्लिमों का जो कैरेक्टर दिखाया है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है? किस तरह कैरेक्टर आपने इसमें शो किया है मुस्लिमों का? मैंने इसमें इस्लाम को पॉजिटिवली दिखाने की कोशिश की है कि इस्लाम जितना पॉजिटिव है, लेकिन लोगों के दिमाग में पाक कुरान का या उसकी आयातों का या उसकी कलमा का जिस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन होके देश को एक उम्दा और अच्छे नागरिक मिलने की जहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है, उनको जिहाद के नाम से और ऐसे गुमराह करके जो पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, तो वो मुझे लगता है 10 या 15% ऐसे लोग होंगे। मैंने उस 10-15% लोगों को सबके सामने लाने की कोशिश की है, और वो जो सामने लाने का प्रयास है वो हिंदू ने नहीं, मुस्लिम ने ही किया है, क्योंकि मुस्लिम को ही फर्क पड़ गया है। हिंदू को देखा जाए तो जातिवाद के अगर बात करें तो हिंदू को इतना फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ गया वो मुस्लिम को पड़ गया, उनको अपने पर्सनालिटी में फर्क पड़ गया है। तो मैंने वही दिखाने की कोशिश की है, मैंने किसी को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखाया है। सर, जितना मतलब जो जैसे मैं अगर मुस्लिम हूँ तो मेरे रिलीजन के बारे में मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी ना कि किसी हिंदू को या किसी ईसाई को। तो आपने मुस्लिम को पॉजिटिव जो दिखाया है इसमें, तो आपने किसी मुस्लिम का सहारा लिया स्क्रिप्ट के टाइम पे या कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी, जानकारी ली थी कुछ? मेरी लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री के पहले मैं जो काम करता था वो काम भारत के एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मैं देश के लिए काम करता था, जहां मुझे मैक्सिमम जो देश के दुश्मन हैं उनके साथ रहना, उनकी रेकी करना, उनकी इंफॉर्मेशन देना, ये सब करने का मुझे बहुत मौका मिला है। तो मैंने वहाँ जो देश के साथ गद्दारी करते, जो देश के दुश्मन हैं, उन लोगों का मुझे अच्छी तरह से परिचय है। और जो देश के दुश्मन होते हैं ना, वो ना हिंदू होते हैं ना मुस्लिम होते हैं, देश के दुश्मन ही होते हैं, उसको जातियों में बांटना ठीक नहीं है। तो यही मैंने दिखाया है और यही दिखाने की कोशिश की। सर, एक चीज़ और, इस तरह की फिल्में जो 26/11 के आपने ऊपर दिखाई, इससे पहले बहुत फिल्में बन चुकी हैं, आपको अगर जानकारी हो तो, फिर भी आपने इसी टॉपिक को उठा के फिल्म बनाना एक रिस्की काम है प्रोड्यूसर के लिए। इसके बारे में कैसे आपने प्रोड्यूसर को एग्री किया? फंड्स के लिए कुछ दिक्कतें आई, इसके बारे में कुछ प्रोड्यूसर साहब आप बताइए। ये सवाल प्रोड्यूसर के लिए है, राइट? हाँ। मैं संजय को करीब 91-92 से जानता हूँ। मेरे पिताजी बड़ौदा में परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक कॉलेज करके पहले जाना जाता था, MS यूनिवर्सिटी है बड़ौदा में, उसमें ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट में वो पिताजी का ये शिष्य रह चुका है। उनके पास वो पढ़ा हुआ है, डिप्लोमा और डिग्री वहाँ से किया है उसने। तो उसी दौरान संजय के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और वहाँ से हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो ये जब उसके मन में ख्याल आया, ये फिल्म का जो थॉट आया, जो अभी उसने बताया, तो हम एक बार बैठे थे साथ में, तो उसने सोचा कि भाई इस तरह से फिल्म बनाते हैं जो सही में क्या है एग्जैक्टली, जो हिंदू मुसलमान जो करते हैं अभी जिस तरह से माहौल है, तो उसके बजाय सही में क्या है वो दिखाने की कोशिश हम करते हैं। तो वो बैठे, फिर स्टोरी बनती गई, जिनसे हम मिलते थे उनसे बातचीत करने के बाद जो निष्कर्ष आया, तो उस हिसाब से फिर हमने ये स्टोरी पे काम किया और फिर हमने फिल्म बनाने का सोचा। और हमने जो फिल्म बनाई है उसका बजट भी हमने अलग या रिवर्स कैलकुलेशन से
हमने पूरा बजट बनाया और किस तरह से बना सकते हैं। जनरली देखने जाओ तो फिल्म में अपना पैकअप होने के बाद का बजट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा फिल्म यानी जैसे पैकअप होता था शूटिंग में, तो उसके बाद हमारा कोई वो खर्चा ही नहीं रहा, क्योंकि हमने उस हिसाब से हमारा ट्रैक नहीं है। हमारा जो ट्रैक है वो नेशन फर्स्ट और आर्मी डिसिप्लिन से हमारा पूरा यूनिट जो है वो काम करता है, और तो उस हिसाब से हमने। सर ने तैयार कैसे किया आपको? आपको स्टोरी पसंद आई या आपको शौक था फिल्मों में इन्वेस्ट करना? उसके बारे में बताइए थोड़ा। जो स्टोरी ये तो आपने फैमिली रिलेशन बता हाँ, दिया, लेकिन आप अगर कोई फंड लगा रहे हैं हाँ, और आपको लगता है कि डूब जाएगा, तो आप अपने भाई के कहने पे भी नहीं लगाएंगे। ऐसा क्या लगा आपको इस फिल्म में जो आप इंटरेस्टेड हुए और आपने पैसा लगाया? एक तो आप देखने जाए तो अभी आपको पता होगा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है। तो हमने ये पूरी फिल्म यूपी में शूट किया हुआ है। यूपी गवर्नमेंट इसका सबसे अच्छी सब्सिडी वहाँ से मिल रही है। तो वो सब्सिडी हमने ध्यान में रखते हुए पूरा बजटिंग किया, और उस हिसाब से मैं और वो संजय भी प्रोड्यूसर है, और हम दोनों ने मिलके ये जो दूसरा ये एक्चुअली ये क्यों बता नहीं पा रहा, ये एक जमाने में सचिन कामली और इनके साथ सचिन जी और कामली जी इनके साथ खेलने वाला क्रिकेटर है। तो क्रिकेट के फील्ड से आया है, तो इनको इतना बोलने का वो प्रैक्टिस नहीं है। आप जो बोल रहे हो वो बात ऐसी है कि सब्सिडी हमने यहाँ तक ध्यान रखा कि हम बिल्कुल मर ना जाए, क्योंकि जैसा आपने बोला कि ये सब्जेक्ट उठा के आपने साहस किया, तो है साहस। लेकिन क्या होता है कि अभी तक जो 26/11 बनी या जो भी फिल्में बनी है ना, वो जो बना हुआ इंसिडेंस है उसको दिखा रही है कि ऐसा हो गया, कहीं पे ट्रेन पे ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, इससे क्या हुआ। लेकिन कोई ये नहीं दिखा रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये किसने करवाया है, क्यों किसने करवाए के लिए हर बार उन लोगों के औजार बदलते रहते हैं। जो देश के दुश्मन है, जो बाहर से ऑपरेट करते हैं, उनके स्लीपर सेल से लेके सब कुछ है वो हर बार बदलता रहता है। लेकिन ये क्यों करवा रहा है, इसके पीछे का आशय क्या है? एक भौगोलिक आप परिस्थिति के हिसाब से भारत को देखें तो जैसे हम कहते हैं 1947 में हम आज़ाद हुए। एक्चुअली 1947 में हमारा बंटवारा हुआ, हम आज़ाद नहीं हुए। तो हमारा जो बचपन से जो हमारा कॉन्सेप्ट बदला जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट को मिसगाइड करके जो हमको बोला जा रहा है कि हमने बहुत लड़ाई लड़ी, हमने इतना अंग्रेज को ये किया, वैसा किया, कुर्बानियां दी और हम आज़ाद हुए। और 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। सच ये है कि 47 में वो हमारे 2 टुकड़े करके गया। ब्लैक डे होना चाहिए। तो सच ये होना चाहिए कि 47 में उसने हमको तोड़ दिया। ये सिखाने की बजाय ये सिखाया जाता है कि 71 में हमने उनको तोड़ दिया। मतलब गुमराह किया जा रहा है पूरी की पूरी जनरेशन को। तो रूट कोज पे अगर काम किया जाए तो दोबारा ऐसी घटना बनेगी ही नहीं। मेरा जो फिल्म का आशय है, घटना क्या है वो तो बनती रहेगी, होती रहेगी। मेरा आशय ये है घटना बनती क्यों है, रूट कोज पे काम कैसे किया जाए। अच्छा सर, और एक बात पूछना था कि सर कि हाल ही में अभी औरंगजेब की कब्र को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि कब्र खोदी जाए, है ना। तो ये सारी चीजें जो हो रही है और उसकी वजह से बहुत सारे दंगे भी हुए नागपुर में, काफी लोग मारे भी गए जो कॉमन मैन है। तो आपको क्या लगता है कि अभी भारत के अंदर जो कॉमन मैन की जो समस्या है उस पर काम करना ज्यादा जरूरी है या औरंगजेब की कब्र खोदना ज्यादा जरूरी है? देखिए, जहां तक औरंगजेब की कब्र है ना, वो तो रहने ही देनी चाहिए। औरंगजेब को और उनके पूर्वज को भी पता होना चाहिए कि वो यही दफन हो गया, तो उसको खोद के कोई फायदा नहीं है। लेकिन कब्र के नाम पे जो मैं और आप अलग होते जा रहे हैं ना, उसको रोकना चाहिए। और कितने भी प्रयत्न के बाद भी जिसको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, जिसको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, हम दोनों कंधे से कंधा मिला उस आदमी को 2 पांव और 2 हाथ पकड़ के अरब सागर में फेंक देना चाहिए। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो वंदे मातरम नहीं बोलता, जो भारत माता की जय नहीं बोलता, देखना नहीं चाहिए कि वो फिर कौन सी टोपी पहन के खड़ा है।
केसरी टोपी पहनी है, सफेद टोपी पहनी है, जालीदार टोपी पहनी है, तिरछी टोपी पहनी है, देखना नहीं चाहिए। जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम, देखना नहीं चाहिए। सर हम लोग बचपन से ही एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनते आए हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलसिता है उसकी वो गुलसिता हमारा। तो ये एक मुस्लिम ने लिखा हुआ है, लेकिन वो सॉन्ग अभी कहीं सुनाई नहीं देता, अब वो भारत माता वाला सॉन्ग सुनाई देता है। तो ये क्या इसकी वजह हो सकती है? वजह तो देखा जाए तो 79 से जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान से सब कुछ चेंज कर दिया। उसके बाद भारत में भी कुछ सरकार ऐसी आई जो कहने को तो हमारी सरकार थी, लेकिन हमारे रो के जासूस के एजेंट को विदेश में मरवाने का काम करती थी, उसका एड्रेस देके उसको खत्म करने का काम करती थी। तो पता ही नहीं चलता था कि हमारी सरकार है कि हमारे दुश्मन, अभी तक हमारे दुश्मन ही हम पे राज कर रहे हैं। तो ये सॉन्ग जो बजता था वो जिस दिन से मस्जिद से बजना बंद हो गया उस दिन से प्रॉब्लम हुआ। बाकी वहां से भी अगर बजता और यहाँ से भी बजता तो लोगों की ताकत नहीं थी देश को तोड़ सकते। अच्छा सर, अक्सर अभी आजकल देखा जा रहा है कि कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनाने के बाद में एक समुदाय के बारे में बताया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस तरीके के क्राइम करते हैं या जो कुछ भी बताया जा रहा है, और कश्मीरी पंडितों पे अन्याय हुआ या हिंदुओं पे हुआ। तो एक बात सर हम अब पूछना चाहते हैं कि काफ़ी सालों से जो दलितों पे अन्याय होते आ रहा है पूरा इंडिया लेवल पे, कि जैसे कि आज ही मैंने पढ़ा कि 3260 लड़कियों पे, दलित लड़कियों पे इस साल बलात्कार हुआ है, जिसका कोई भी सुनवाई नहीं, कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन जैसे कि हॉनर किलिंग की अगर बात की जाए, हर साल 3000 से भी ज़्यादा लोग हॉनर किलिंग में मार देते जाति व्यवस्था के बारे में। तो ये जो दलितों की, जैसे खैरलान जी हत्याकांड हुआ, खैरलान जी के हत्याकांड में दलित की पूरी फैमिली को न्यूड करके पूरे गांव में घुमाया गया। सही। और जब उसके ऊपर एक फिल्म बनाई कल्पना सरोज जी ने तो पूरा थिएटर जला दिया। तो जब मुसलमान लोगों ने जो कुछ भी किया उसके ऊपर फिल्म बनती है तो करोड़ों का बिजनेस करती है फिल्म, लेकिन हिंदुओं ने हिंदू पे जो अन्याय किया है उसके ऊपर फिल्म बनती है तो फिर थिएटर जला दिया जाता है। तो ऐसा क्यों सर? बिल्कुल सही बात बोला है आपने कि हिंदू ने हिंदू पे अत्याचार और अन्याय किया। मैं आपको हिंदू में जो दलित समाज से आते हैं लेकिन उन्होंने समाज को लीड किया है, ऐसे बहुत से लोग दिखा सकता हूँ। देखिए क्या होता है कि जितना हम अपने दुख से जब लड़ते हैं ना तो हमें पता नहीं होता हमारा दुख कितना बड़ा है, लेकिन पड़ोसी जब आके हमारे दुख को इतना ग्लैमराइज करके हमारे कान भरना शुरू करते हैं ना, तब वो दुख नहीं रहता, वो एक रिवेंज का मामला बन जाता है, दुश्मनी का मामला बन जाता है। तो ये सब चीजें होती है। और दलित जो है ना वो किसी जाति का नाम नहीं है, वो एक परिस्थिति का नाम है। एक व्यक्ति दलित समाज से आके एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन जाती है, देश की राष्ट्रपति बन जाती है, फिर भी उनके सामने शब्द जोड़ा जाता है दलित राष्ट्रपति, दलित चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर दलित हो सकता है क्या? राष्ट्रपति दलित हो सकता है क्या? कोई है ऐसा जो ये दलित शब्द को मिटने नहीं देना चाहता? बाकी यही समाज है जिन्होंने दलित समाज से आई हुई व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया या चीफ मिनिस्टर बनाया या मिनिस्टर बनाया, बड़े बड़े अफसर्स बनाए। अब आज दलित के लिए सरकारी जॉब में भी आप देखेंगे तो प्रमोशन की दलित के लिए इतने प्रावधान है कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे उनको प्रमोशन मिलना, मेडिकल में एडमिशन मिलना, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलना बाकी के लोगों से ज्यादा अच्छा हो गया है। लेकिन इंजीनियर बन के भी उनके लिए शब्द यूज किया जाता है दलित का इंजीनियर, दलित समाज का डॉक्टर। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक चीफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, वो कुछ भी बन जाए, लेकिन दलित शब्द क्यों नहीं छूटता? दलित जाति का नाम नहीं है, परिस्थिति का नाम है। परिस्थिति से जो निकल जाता है वो बाद में भी दलित क्यों रहना चाहता है? इसके ऊपर अगर काम किया जाए तो ये। और रेप की आपने बात की ना सर, ये कि जो परिस्थिति से निकलने के बाद भी दलित क्यों रहना चाहता है, तो जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके जब पढ़ के आए और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डिग्रियां उन्होंने ली, तो उधर से इधर आने के बाद में उनको तो छूने से भी मना कर दिया, उनकी चेयर अलग रखी जाती थी, मटका अलग रखा जाता था। तो जब समाज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा
जैसे कि अभी हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा कि इटावा शहर में एक आईपीएस था जो दलित था, तो बनने के बाद में जब उसको ड्यूटी के लिए आए तो पूरी पुलिस स्टेशन ने डरा था कि दलित क्योंकि उस सब वहाँ पे ठाकुर लोग बहुत ज़्यादा होते थे। तो आज भी दलितों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि अभी 2 महीने पहले देखा कि एक दलित ने शादी की बिहार में, तो वो घोड़े पे था, इसके लिए उसको जिंदा जला दिया। तो दलितों पे अन्याय तो अभी 2024 में भी हो रहा है सर। तो हमारा सवाल सिर्फ यही था कि जब हिंदू अगेंस्ट फिल्में बनती है तो थिएटर जला दिया जाता है, लेकिन एक हिंदू मुस्लिम अगेंस्ट बनाता है तो वो ब्लॉकबस्टर हिट होती है। इसका जवाब हमें नहीं मिला अभी तक। वो इसलिए हो रहा है कि देखिए 47 में मुस्लिम ने एक आवाज उठाई थी कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश दे दीजिए। उन्होंने अपना अलग देश मांगा था, उनको मिला था, हमारे देश का बंटवारा हुआ था, टुकड़ा हुआ था, और वहां से ट्रेन भर भर के लाशें यहाँ आई थी, इसलिए वो ज्यादा ध्यान में आता है। दलित ने आज तक कभी अपना देश नहीं मांगा है, इसलिए जो ये बातें हो रही है और बलात्कार होता है या कुछ भी होता है ना, तो फिर वो जिसके ऊपर होता है ना, वो दलित की या ब्राह्मण की बेटी नहीं रहती, वो फिर देश की बेटी होनी चाहिए। तो जो दलित पे करते इस तरह के अत्याचार करते हैं ना, तो अत्याचार करते हैं तब वहां ऐसे काफी लोग बैठे होते हैं जो बाद में बोलते हैं कि दलित के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दलित को ऐसा क्यों कर दिया। जब हो रहा था तब आप वहीं खड़े थे, तब आप क्यों नहीं बोले। आज संसद भवन में देखा जाए वक्फ बोर्ड के लिए जो अभी वोटिंग हुआ, मुसलमान के जो संसद सभ्य है उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ वोटिंग किया होगा, मैं मान सकता हूं, लेकिन 232 वोट हुआ, तो बाकी के तो हिंदू के ना, तो वो तो मुसलमान नहीं है। एक एज अ फिल्म मेकर आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल है हमारा तरफ से कि जिस तरीके से आज से 400 साल पहले का इतिहास निकाल के औरंगजेब की कब्र का इतिहास निकाला गया, खोदा गया, क्या उसी तरह सम्राट अशोक जिन्होंने 84,000 स्तूप बनाए थे बौद्ध धर्म के, क्या इसका भी इतिहास कभी खोदा जाएगा? इसके ऊपर भी कभी बात होगी इस दुनिया में? खोदना जो चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध का जो अशोक चक्र है हमारे तिरंगे पे, क्या उसके ऊपर भी कभी फिल्म बनाने का प्रयास करोगे आप? खोदना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, सम्राट अशोक कलिंग की जो लड़ाई हुई उसमें जो 84 लाख लोग, ये जो मुझे लगता है कि जितने दोनों तरफ जितने सैनिक थे वो सभी ऑलमोस्ट मर चुके थे। उनको खुद को मालूम था कि अब अगर मैं मेरे राज्य में जाऊंगा ना, तो वहां की माँ, बहन, बेटी, औरत मुझे पूछेगी मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरे पिताजी का क्या हुआ। उनको मालूम था। इन सब चीजों से बचने का एक ही इरादा है, धर्म, क्योंकि अपने यहाँ ना धर्मगुरु को कोई सवाल पूछा ही नहीं जाता। जब तक वो धर्मगुरु जेल में नहीं जाता या ऐसा नहीं होता ना, तब तक उनके पाँव ही छुए जाते हैं। तो कभी भी हम उनका चेकिंग नहीं करते कि हम कहाँ पाँव छू रहे हैं। तो इतने बहुत साधु हो गए, किसी का शिलालेख देखा है आपने? सिर्फ अशोक के क्यों? क्योंकि साधु बनने के बाद भी वो रहे राजा ही राजा। उन्होंने अपने शिलालेख छपवाए, वो सब किया। उन्होंने अपना वो राज का जो पावर होता है ना, वो छोड़ा नहीं। साधु बनने के बाद उनको शिलालेख की क्या जरूरत पड़ी? वो जिन बौद्ध गुरु को फॉलो कर रहे थे, उनके कोई शिलालेख है क्या भारत में? नहीं, तो फिर उनको क्यों जरूरत पड़ी? उनसे राज नहीं छूटा था, सिर्फ उनका वस्त्र छूटा था। तो धर्म और मजहब के नाम के ऊपर आज हमारे देश की जो हालत है वो बहुत ही खतरनाक है। तो सर, रात में ही मैं एक किताब पढ़ रहा था भगत सिंह की, जो आखिरी किताब है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो उनकी एक लास्ट पेज पर बात लिखी थी कि अगर हमारी दुनिया में इतनी गलत चीज़ें हो रही है, अगर इस दुनिया में भगवान है, तो फिर इतनी चीज़ें गलत क्यों हो रही है। ये भगत सिंह का वर्ड है, मेरा नहीं है। मैं रात में पढ़ रहा था तो लास्ट पैराग्राफ में वर्ड लिखा था। उनकी किताब है बहुत ही फेमस, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो इसके बारे में मेरे पास तो जवाब नहीं था, क्योंकि भगत सिंह तो उसके बाद में उनको फांसी दी गई। तो सर, एज अ फिल्म मेकर हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम वगैरह आपके ध्यान में आ गया है ना, इसलिए आप बोलते हैं कि हिंदू का मुस्लिम हो गया, मुसलमान का हिंदू हो गया, हिंदू का दलित हो गया, दलित का हिंदू हो गया। ये सब जो चीजें आती है ना, एक्चुअल बात देखा जाए तो अभी मैं बात कर रहा था किसी से, तो मैं बोल रहा था कि जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो भगवान होता है।
वो भगवान का स्वरूप होता है। 5 साल तक का बच्चा जो भी छोटा होता है वो भगवान कहलाता है। लेकिन भगवान हमसे सहन नहीं हो रहा है तो हम 3 साल के बच्चे को उठा के स्कूल में डालते हैं और बोलते हैं इसको इंसान बनाओ। वो इंसान बनने के प्रोसेस में होता है। तब घर की 4 दीवार के अंदर जो लोग रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि तुम्हें या तो नमाज पढ़नी है, तुम्हें या तो पूजा करनी है, तुम्हें या तो गुरुद्वारा जाना है, तुम्हें या तो गिरजा में जाना है। उसको तय करे, उसके पहले उसके ऊपर थोपा जाता है। तो वो बच्चा जो कोई जाति नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो हम सबकी कोई जात नहीं है। धर्म हमारा किसी का कुछ भी नहीं है। जियो और जीने दो, इससे बड़ा और कोई धर्म है ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों को अपनी दुकानें चलानी है, वो दुकान का प्रोपेगेंडा प्रचार इतना हो गया है, हम इसमें से बाहर नहीं आ पा रहे। हमारे सबके अंदर हमारा भगवान बैठा है, हम उसको छोड़ के ना मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा वहां सब जगह पे ढूंढते हैं। मिलता किसी को नहीं है। मिलेगा कैसे? जब वो अंदर बैठा है। अंदर वाले को छोड़ के अब बाहर वाले की पूजा करने जाते हो। एक्चुअली पहला परिवर्तन वही हो चुका है आपका, कि आप खुद जो भगवान थे, आपके अंदर जो विराजमान थे, उसी को ही आपने खो दिया है। अब बाहर वाले को ढूंढ रहे, तो बाहर वाले ने अपनी दुकानें खोल दी। अच्छा सर, आपके फिल्म के अंदर का टाइटल है ऑपरेशन मराठा, लेकिन आपने उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात बताई है कि हमारे देश की पहचान कलाम क्यों नहीं है, हमारे देश की पहचान मोहम्मद रफ़ी क्यों नहीं है। तो ऑपरेशन मराठा और उसके अंदर आपने जो मुसलमानों की जो तारीफ की है, इसका क्या रीज़न है? वो इसीलिए की है कि अशफाकुल्ला खान को कोई प्रॉब्लम नहीं था भारत की आज़ादी के वंदे मातरम नारा लगा के भागने में। अमीर अब्दुल हमीद को कोई प्रॉब्लम नहीं था। दुश्मन को गुमराह करने के लिए उन्होंने तिरंगे में से जो हरे रंग का पट्टा होता है, वो कारगिल वॉर के दौरान आपने देखा होगा कि जो मुजाहिद वहां बैठे थे टॉप पर, उनको गुमराह करने के लिए एक हरे रंग का पट्टा बांधना जरूरी था। तो सब सोल्जर की बैग में एक तिरंगा रहता है, उसका हरे रंग का जो पट्टा है उसको बांध के उन्होंने अल्लाहू अकबर करके ऊपर गए थे और वहां जाके आतंकवादी को गुमराह करके उन लोगों ने आतंकवादी का सफाया किया था। तो सही है कि मस्जिद के अंदर जिसके हाथ में आप बच्चे को सौंपते हो, वो कुछ चीजें ऐसी सिखाते, जैसे पृथ्वी साकिन है। क्या साकिन है? अस्कालिब का जमाना है, आप बच्चे को यही सिखा रहे हो, पृथ्वी साकिन है। बच्चे का प्रोग्रेस रोक रहे हो, इसको कुंठित कर रहे हो, उसको एक वाड़ाबंदी में बांध रहे हो आप। वो बच्चे के अंदर इतनी बड़ी शक्यताएं पड़ी है, पॉसिबिलिटीज पड़ी है कि एक देश को एक उम्दा नागरिक, एक दूसरा कलाम मिल सकता है हमको, एक खान अब्दुल गफ्फार खान मिल सकता है हमको, लेकिन बचपन से उसको बांध दिया जाता है। तो इन लोगों के सामने भी। अच्छा सर, आपकी फिल्म की मेकिंग देखी हम लोग ने, तो मेकिंग के अंदर जो जो कैरेक्टर आपने कास्ट किए हैं वो बहुत ही हमको रियलिस्टिक लगे और ज्यादातर कलाकार नए लगे। तो ये जो कास्टिंग के दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें आई फिल्म को लेकर, तो ये आपको फिल्म को लेकर कितना बड़ा टास्क था आपको? मैं हमेशा नए लोगों के साथ काम करता हूँ, क्योंकि जिनका नाम बन चुका है ना, लोग उनको ही पहचानते हैं, फिर कैरेक्टर को नहीं पहचानते। अगर मुझे मेरे कैरेक्टर को जिंदा रखना है ना, तो आर्टिस्ट कौन है ये जब तक अनजान रहेगा, लोग उस कैरेक्टर को ही जानेंगे। नए लोगों के साथ काम करने में थोड़ी दिक्कत ये आती है कि उनको कैमरा वगैरह फेस करने का, रिटेक का, या सामने दूसरा आर्टिस्ट नहीं होता है और पूरे फीलिंग के साथ बोलना, ये प्रैक्टिस नहीं होता है। मैं हर बार 1 महीने का वर्कशॉप करता हूँ, गांव जाता हूँ, ऑडिशन करता हूँ, लोगों को ढूंढता हूँ। कई बार तो मैं किसी होटल में खाना खाने बैठा हूँ, वहां मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाता है तो मैं उनको पूछता हूँ, दोस्त तेरे अंदर अच्छा है, काम करेगा क्या? 15 दिन ट्रेनिंग दूंगा। मैं उनको अभिनेता नहीं बना सकता, लेकिन मैं उनको रोल जरूर सिखा देता हूँ। तो एक रोल जितना ट्रेनिंग दे देता हूँ। सर अभी हम लोग ने आपके बारे में एक न्यूज़ पढ़ी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो 78 ईयर से होता है, कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कांस फिल्म फेस्टिवल है जो फ्रांस में होता है, तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक ही डायरेक्टर की 2 भाषाओं की फिल्म वहाँ पर स्क्रीन हो रही है। तो आपने आज से 2 साल पहले एक फिल्म बनाई थी वमड़, जो गुजराती फिल्म थी, और ऑपरेशन मराठा एक हिंदी फीचर फिल्म है। तो दोनों फिल्मों के अंदर एक कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और दोनों फिल्म आपकी दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में स्क्रीन होने जा रही है इस साल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि इसको लेकर आपको कितनी खुशी है, या क्या कहना चाहोगे इस न्यूज़ के बारे में? इसके बारे में क्या कहना चाहूंगा, वो आप पूछते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या होता है कि एक सोने की बिस्किट रास्ते पे पड़ी है ना, तो एक चोरी के हाथ में आ जाती है तो बहुत खूबसूरत गहना बना देती है, चोर के हाथ में आ जाती है तो मार्केट में बेच के उसको पिघाल के बेच देता है। तो मेरी ये दोनों फिल्म विंग्स टू बॉलीवुड
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके हाथ में लग गई। और विक्रांत मौर्य जी उनके साथ बैठ के फिल्म की बात हुई। उन्होंने मुझे एक्चुअली ये रास्ता दिखाया। और बोलते हैं ना कि एक घोंसले में एक छोटा सा पंछी बैठा था, फड़फड़ा रहा था, उड़ने के लिए मेहनत कर रहा था। तो वो माँ जो होती है उसको बार बार उड़ उड़ के दिखाती है कि इस तरह से उड़ सकता है तो गिरेगा नहीं। तो ये विंग्स टू बॉलीवुड जो है, विक्रांत मौर्य जी जो है, उन्होंने मुझे बताया कि अगर मेरे पीछे पीछे उड़ोगे तो गिरोगे नहीं। तो हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान की 2 फिल्में एक साथ एक ही डायरेक्टर की फिल्म कांस में जा रही है। वो एक्चुअली मेकिंग मेरा काम है, लेकिन मेकिंग करने वाले तो बहुत है। उसको इंटरनेशनल लेवल पे रखने का काम जिन्होंने किया, वो जो जौहरी ने किया, वो है विंग्स टू बॉलीवुड विक्रांत मौर्य जी। उन्होंने रास्ता दिखाया, उन्होंने सब गाइड किया, कैसे जाना है, क्या करना है, अप्रोच क्या रहता है, कैसे कर सकते हैं, सब कुछ। ये अगर उस सक्सेस को अगर मैं एनकेज करता हूँ, उस सक्सेस को अगर मैं एंजॉय करता हूँ, तो मुझे कहना पड़ेगा कि उनके बिना ये सक्सेस पॉसिबल नहीं थी। मेरा मेकिंग पहले भी करता था, अब भी करता हूँ, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, हिज प्रॉपर एंड पॉजिटिव गाइडलाइन, वेरी पॉजिटिव गाइडलाइन, वेरी पॉजिटिव। बाहर जो दुकानें खुल गई है, लोगों को लूटने का काम करते, गुमराह करने का काम करते, पैसे का सब लूट फाट, ये सब अब जब फिल्म इंडस्ट्री वाले सब कुछ जानते हैं। इसकी जगह पे कोई एक बंदा ऐसा मिले जो कहीं भी हमारे साथ खड़े रह के एक कप चाय पी के हमको बताए कि तुम कांस में जा सकते हो, चाय की टपरी पे खड़े रह के वो बोले कांस में जा सकते हो। तो ऐसे बंदे से मुलाकात होना, मिलना, ये भी एक किस्मत की बात है। किस्मत थी, विंग्स टू बॉलीवुड मिला, विक्रांत मौर्य जी मिले और हम दोनों इनको मिले। तो जा रही है फिल्म, और ये सही में इसको मैं बयान नहीं कर सकता। हिमालय का दर्शन किया, वर्णन नहीं हो सकता, वो अनुभूति की चीज़ है। गंगा का दर्शन किया, वो वर्णन नहीं हो सकता, वो अनुभूति की चीज़ है। इसी तरह से ये दोनों फिल्में कांस में जा रही है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। वो तो जब विंग्स टू बॉलीवुड के विक्रांत मौर्य जी सामने आते हैं, हमारी आंख में आंख मिलती है, तो उनको पता चलता है कि हमको क्या मिला। यही है हमारे पास। लास्टली भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइए कि ये रीजनल फिल्मों को और नेशनल फिल्मों को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, दिखाते हैं, अवार्ड देते हैं। तो ये विक्रांत मौर्य जी ने इस कदम को उठा के फिल्म मेकिंग और जो छोटे छोटे डायरेक्टर हैं, जो छोटी छोटी फिल्में हैं, उनको बड़े लेवल पे लेके आ जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे लास्टली? सर ऐसा है कि जब रामायण में जो सुना था, राम सेतु बन रहा था, तो एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपना रोल निभाया था। वो पानी में जाती थी, भीगती थी, अपने शरीर पे रेत चिपकाती थी और जाके राम सेतु पे वो रेत डालती थी। लेकिन गिलहरी पे किसी का ध्यान जाता नहीं था, हालांकि वो गिलहरी सबसे ज्यादा काम कर रही थी। तो इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा था। गिने चुने लोग, छपे हुए लोग, बड़े लोग, ऐसे लोगों को ही साथ सहकार मिलता था, उनको मार्केट मिलता था, उनकी इज्जत होती थी, उनकी सराहना होती थी। छोटे लोगों के लिए कोई मोटिवेशन के लिए कुछ भी चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो ये भारत फिल्म फेस्टिवल जो है, तो वो विक्रांत मौर्य जी का जो है, वो उन गिलहरी को अप्रिशिएट करने का काम है, जो दिन भर पानी में जाती है, भीगती है, रेत चिपकाती है और राम सेतु बनाती है। तो बड़े बड़े लोगों को तो बड़े बड़े लोग बैठे, हम जैसे जो छोटे लोग जो बड़े बनने की कतार में, ये भी मान के रखिए, हम पैदा छोटे हुए, मरेंगे नहीं छोटे। तो लाइन तो वही लाइन में हम लोग, लेकिन वो बड़े बनने की जो प्रोसेस होता है, उसमें भारत फिल्म फेस्टिवल और उसके अवार्ड, उनकी अप्रिसिएशन, ये सब चीज़ों का इतना ही बड़ा योगदान है। जैसा कि वो गिलहरी के ऊपर राम ने अपनी उंगलियां घुमाई, और जिंदगी भर क्या कहा जाता है कि गिलहरी के शरीर पे जो लाइन्स है, वो राम ने जो उंगलियां घुमाई उसकी है। तो आज हम यहाँ बैठे, कल भविष्य में बड़े हो जाए, कहीं भी हो जाए, अगर हो जाए तो इतना मान के रखिएगा, जैसे वो गिलहरी आज इतने सालों बाद भी अपने शरीर पे 3 पट्टियां लेके जन्म लेती, वो 3 पट्टी रहेगी। ठीक है सर आपसे बात करके भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी जो 2 फिल्में हैं, वमड़ एंड ऑपरेशन मराठा, ये जो इस साल कांस में स्क्रीन हो रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे तरफ से बेस्ट विशेस है कि दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए और प्रोड्यूसर का पैसा रिकवर हो, ताकि ऐसे सामाजिक मुद्दे पे और फिल्में बने। थैंक यू।